Dear students, in last lecture we study about the secondary growth. सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि क्या होती है ये हमने पढ़ा था, और उसमें ये भी पढ़ा था कि जिसके अंदर मोटाई में वृद्धि होती है, जड़ हो या तना हो, स्टेम और रूट कोई भी हो, मोटाई में वृद्धि होती है, तो मोटाई में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो है रूट में भी होती है और स्टेम में भी होती है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा था। टुडे इज आवर टॉपिक इज सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। आज हम पढ़ेंगे कि भाई जड़ों में किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये एक सामान्य जड़ का चित्र है जिसमें बाहर की ओर होती है एपिडर्मिस, इसके बीच में होता है पॉल्डेक्स, आप पहले भी पढ़ चुके हो। अंदर की ओर है एंडोडर्मिस, ये जाइलम, और ये फ्लोएम, ये ऊपर की ओर है, ये प्रोटोजाइलम। तो जड़ों के अंदर अरीय प्रकार के यानी रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, इसीलिए इसको एक्सार्च या बाह्य आदिदारू कंडीशन कहा जाता है, और मेटाजाइलम इसमें अंदर की ओर होता है। इसमें एकांतर क्रम में अल्टरनेट मैनर में जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरह से अल्टरनेट मैनर में पाए जाते हैं। इसीलिए इसके जो वैस्कुलर बंडल होता है रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बंडल पाए जा रहे हैं पर कहीं पे भी कैम्बियम या एधा दिखाई नहीं दे रही है। जैसे तने के अंदर स्पष्ट रूप से एधा पाई जा रही थी, कैम्बियम पाई जा रही थी, इसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती। तो यहाँ कहीं पे भी कैम्बियम नहीं है। इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ दो होती है, एक तो स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा वैस्कुलर बंडल के अंदर होती है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, जो बाहर होती है, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, पेरिडल का फॉर्मेशन होता है। ये सेम तने की तरह से होती है, स्टेम की तरह से होती है। अब फर्स्ट हम बात करते हैं स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ तने के जड़ों के या रूट्स के वैस्कुलर बंडल में होने वाली ग्रोथ को स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पे प्रोटोजाइलम के सामने कैम्बियम तो होती नहीं है, इसीलिए प्रोटोजाइलम के सामने की सेल जो होती है, ये सेल एक्टिव होकर के एक स्ट्रिप का फॉर्मेशन कर देती है। ये स्ट्रिप का फॉर्मेशन करती है, इसको कहते हैं कैम्बियम स्ट्रिप। कैम्बियम स्ट्रिप यानी कैम्बियम पट्टी का कहा जाता है। ये प्रोटोजाइलम के सामने की ओर बनती है। जब ये बन जाती है तो ये बीच में फ्लोएम के नीचे की जो सेल होती है वो भी एक्टिव हो जाती है और वो भी कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से कैस्पियन स्ट्रिप, ये कैम्बियम स्ट्रिप और फ्लोएम के नीचे बनने वाली जो कैम्बियम है ये आपस में जुड़ जाती है और जुड़ करके वेवी कैम्बियम रिंग, वेवी यानी लहरदार कैम्बियम रिंग का निर्माण करती है। ये क्या है, वेवी या लहरदार कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करती है। ये कैम्बियम अभी लहरदार है पर ये पूरी तरह से गोल तो नहीं बनी, तो हम इसको कैम्बियम रिंग तो नहीं कह सकते। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर खड्डे पाए जाते हैं वहां पर, जैसे ये खड्डे पाए जा रहे हैं, धसी हुई है, यहां पर कैम्बियम ज्यादा सक्रिय होती है और ज्यादा सक्रिय होने के कारण ये द्वितीयक ऊतकों का ज्यादा निर्माण करती है। ज्यादा निर्माण कर यहाँ द्वितीयक ऊतक ज्यादा बनेंगे तो ये आगे की ओर वृद्धि करेगा और आगे जाकर के ये इस तरह से एक गोलाकार रूप में रिंग बना लेगी। इस गोलाकार को हम बोलते हैं कैम्बियम रिंग या एधा वलय। ये है कैम्बियम रिंग या एधा वलय। अब जब एधा वलय बन जाता है तो आप सभी जानते हैं स्टेम में भी यही हुआ था। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कैम्बियम रिंग इट डिवाइड एक्टिवली। कैम्बियम रिंग बन जाने के बाद में एक्टिवली डिवाइड करती है और डिवाइड कैम्बियम से जो टिश्यू बनते हैं उसको सेकेंडरी टिश्यू कहते हैं। तो इससे सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है।
तो ये है जाइलम, और कौन सा जाइलम? सेकेंडरी जाइलम। ये ऊपर की ओर है फ्लोएम, कौन सा फ्लोएम? सेकेंडरी फ्लोएम। तो कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण नीचे की ओर सेकेंडरी फ्लोएम तथा ऊपर की ओर, नीचे की ओर सेकेंडरी जाइलम तथा ऊपर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन करते हैं तो इससे प्रेशर उत्पन्न होता है। तो जो प्राइमरी जाइलम ये जो पहले से था वो अंदर की ओर धंस जाता है, यानी अंदर की ओर खिसक जाता है। जैसे कि हम किसी चीज को यूं खिसकाएंगे प्रेशर देके तो वो खिसक जाएगी ना आगे पीछे, सेम इसी तरह से ये अंदर की ओर खिसक जाता है। इसी तरह से जब ऊपर प्रेशर लगता है तो ये फ्लोएम जो होता है और ऊपर की ओर आ जाता है। तो ये होगा फ्लोएम, और कौन सा फ्लोएम? प्राइमरी फ्लोएम। जो अंदर की ओर होगा वो होगा प्राइमरी जाइलम। तो इस तरह से टिश्यूज जो बनते चले जाते हैं जिससे इसके जो मोटाई में ग्रोथ होती चली जाती है, किसकी? रूट की मोटाई में ग्रोथ होती चली जाती है। यहां तक की जो ग्रोथ हुई है वो सारी की सारी ग्रोथ स्टीलर या संवहन क्षेत्र में होती है, इसीलिए इसको स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट था स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंड है एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी है? एक्स्ट्रा स्टीलर, संवहन ऊतक के बाहर होने वाली ग्रोथ, उसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। स्टूडेंट्स यहां देखिए आप, ये सारा जो एरिया था ये स्टील अथवा संवहन ऊतक या वेस्कुलर बंडल का था। यहां पे जो भी ग्रोथ होगी वेस्कुलर बंडल के बाहर वो एक्स्ट्रा स्टीलर या बाह्यरंध्रीय सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब स्टीलर क्षेत्र में सेकेंडरी ग्रोथ के कारण लगातार सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। जब सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है तो मोटाई में वृद्धि होती है और इस तरह से बाहर की ओर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये प्रेशर ऐसे ही पड़ता रहा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ ऊतक बनते जा रहे हैं, टिश्यूज बनते जा रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर बनेगा। ये प्रेशर अगर ऐसे बना तो जो एपिडर्मिस होती है किसकी? रूट की, जिसको आपने कहा था एपिब्लेमा, तो ये एपिब्लेमा और कॉर्टेक्स तो टूट जाएगा। टूटने की कंडीशन के अंदर इसको प्रोटेक्शन कौन देगा? कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो इसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको पेरिडर्म कहते हैं। एपिडर्मिस ये मोटी एक लेयर बनी है, ये इसको पेरिडर्म कहते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की सेल्स जो होती है ये डिवाइड होकर के एक कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है, ये जिसको कहते हैं कॉर्ड कैम्बियम। ठीक है, ये कॉर्ड कैम्बियम डिवाइड होती है, ऊपर की ओर बनाएगी कॉर्ड और नीचे की ओर बनाएगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये तीनों आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती है? पेरिडर्म का फॉर्मेशन करती है। जो ये है क्या है? पेरिडर्म। तो एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, बाह्यरंध्रीय द्वितीयक वृद्धि, लगातार द्वितीयक ऊतकों के सेकेंडरी टिश्यूज के यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बनने के कारण कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण इनके टूटने का खतरा बना हुआ रहता है। इससे बचने के लिए एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की सेल डिवाइड करके कॉर्क कैम्बियम यानी कॉर्क एधा का निर्माण करती है। फिर यह कॉर्क एधा सक्रिय हो जाती है और ऊपर की ओर ये कॉर्क का निर्माण करती है और नीचे की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। कॉर्क वही होता है जो बोतल के मुंह के ऊपर लगाया जाता था पहले। इस तरह से इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो कौन सी लेयर कहा जाता है? पेरिडर्म कहा जाता है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ को इंडिकेट करती है। तो स्टूडेंट्स इसमें दो सेकेंडरी ग्रोथ थी, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। मोस्टली कौन सी? डाइकॉट रूट, क्योंकि मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम नहीं होती है इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है।
लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, जैसे यक्का, ड्रेसिना, उसके अंदर ये एक बीजपत्री या मोनोकॉट में भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब देखिए, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो स्टेम या रूट कोई भी है उसका डायमीटर बढ़ता है, डायमीटर बढ़ेगा तो उसके चारों ओर बार्क होती है, बार्क या छाल, ये छाल तो टूट जाएगी। टूटने से एक इसमें पोर का फॉर्मेशन होता है, दरार दिखती ना हमें, उस दरार के अंदर पोर बनता है, इसको कहते हैं लेंटिसेल। लेंटिसेल इसको कहा जाता है वात रंध्र, ये वात रंध्र बना। तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय लेंटिसेल, वात रंध्र से आप क्या समझते हैं? तो द्वितीयक वृद्धि के कारण एपिडर्मिस पर दबाव पड़ता है, जिससे यह जगह जगह से क्रैक हो जाती है, और क्रैक हो जाने के कारण उसमें एक पोर लाइक स्ट्रक्चर या छेद के समान संरचना बन जाते हैं, जिसको वातरंध्र या लेंटिसेल कहते हैं। ये गैसीय एक्सचेंज यानी गैसीय विनिमय में सहायता प्रदान करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है वातरंध्र, इसमें टिप्पणी आ सकती है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनुअल रिंग। एनुअल रिंग यानी वार्षिक वलय, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास में कुछ ऋतुएं होती है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, बसंत है, ठीक है। तो इसमें स्प्रिंग सीजन आएगा, समर सीजन आ जाएगा, विंटर सीजन आ जाएगा, तो इस तरह से सीजन होते हैं। इस सीजन के अंदर तो एक तो हो गया विंटर सीजन, सर्दी का मौसम, और एक हो जाएगा समर सीजन के बाद में एक आती है स्प्रिंग सीजन, जिसको कहते हैं वसंत ऋतु आती है। तो एक कास्ट या वुड तो विंटर में बनती है, और एक वुड किस में बनती है, स्प्रिंग में या बसंत में बनती है। भाई विंटर और स्प्रिंग या यूं कहें कि सर्दी और बसंत ऋतु, ये दोनों एक ही सीजन में तो आती है। ऐसा तो नहीं कि एक इस साल आई है एक अगली साल आएगी, एक ही सीजन में आती है। तो इन दोनों में जो कास्ट बनती है या वुड बनती है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, एनुअल रिंग। यूं कहें कि वुड विच इज फॉर्म इन विंटर एंड वुड विच इज फॉर्म इन द स्प्रिंग सीजन बोथ कनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म एनुअल रिंग। यदि शरद कास्ट और बसंत कास्ट दोनों को मिला दिया जाए तो बनने वाले स्ट्रक्चर को एनुअल रिंग कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये एक वुड है, इसके चारों ओर एक और वुड का फॉर्मेशन हुआ है। यह है विंटर में बना है और ये स्प्रिंग, ऑटम या बसंत ऋतु में बना हुआ है। विंटर सीजन में एक्टिविटी काफी कम होती है प्लांट्स की। विंटर सीजन के अंदर जो एक्टिविटी कम होती है, जिससे इसमें जो भी वुड या कास्ट बनती है ये सॉफ्ट होती है और लाइट कलर की होती है। लेकिन स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु में एक्टिविटी प्लांट्स की बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें जो वुड बनती है, लकड़ी बनती है, वो कठोर होती है और काले रंग की होती है। एक्टिविटी ज्यादा होती है, कठोर होती है और काले रंग की होती है। आपने देखा होगा जब स्टेम को काट देते हैं तो उसमें रिंग दिखाई देती है। एक तो काले काले रंग की रिंग दिखाई देती है बीच में, वो किस ऋतु में बनती है, बसंत में या स्प्रिंग सीजन में बनती है। दूसरा लाइट कलर की होती है। यह लाइट कलर किस में बनता है, विंटर सीजन या सर्दी की ऋतु में बनता है। तो एनुअल रिंग एक वर्ष में बनने वाली जो रिंग होती है उसको हम एनुअल रिंग कहते हैं। प्राय विंटर सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी कम होती है,
जिससे इससे बनने वाली वुड थोड़ी सॉफ्ट होती है, वेसल्स इसके बड़े होते हैं, काफी सॉफ्ट होती है। और स्प्रिंग सीजन में बनने वाली वुड जो होती है वो हार्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है। इसी तरह से एक वर्ष में या 1 ईयर में बनने वाली विंटर वुड और स्प्रिंग वुड यानी शरद काष्ठ और वसंत काष्ठ को मिला करके उसको कहते हैं वार्षिक वलय कहा जाता है। अब मान लीजिए हमने किसी भी स्टेम में हमने उस स्टेम को बीच में से काट दिया। काटने के बाद में ये देखा कि भाई इसमें जो एनुअल रिंग है वह है 100। तो प्लांट की एज क्या होगी भाई? एक एनुअल रिंग 1 साल में बनती है, तो 100 एनुअल रिंग कितने साल में बनेगी? 100 साल में। तो उसकी एज कितनी होगी? 100 साल। यदि हम काउंट कर रहे हैं तो विंटर वुड और स्प्रिंग वुड या बसंत ऋतु में बनने वाली काष्ठ, ऐसे टोटल संख्या आपको 100 दिखाएगी। तो क्या एज होगी उसकी? तो भाई टोटल बनती है 100, ठीक है। 100 बनी तो विंटर वुड और स्प्रिंग वुड में एक में 2 बनी, 1 ईयर में 2, तो क्या बनाएगी? 50। तो इसकी आयु क्या हो जाएगी? 50 ईयर। ये कहा है कि अगर एनुअल रिंग हो, यानी एनुअल रिंग का मतलब इन दोनों को मिला दें, वो 100 हो तो उसकी 100 ईयर्स होगी। और खाली रिंग 100 हो तो भाई 1 साल में तो 2 रिंग बनती है। इसमें हमने डिवाइड किया तो कितनी आ जाएगी? 50 रिंग्स इसके अंदर आ जाएगी। So the branch of science in which we study about the age of plant according to annual ring known as डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी वार्षिक वलय को गिन करके जो प्लांट की आयु ज्ञात की जाती है उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इसमें एक छोटा सा और होता है बार्क। छाल, स्टेम की बाह्य सतह के ऊपर छाल या बार्क पाई जाती है। ये बार्क अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की होती है, जो डिपेंड करता है कैम्बियम की एक्टिविटी कैसे होती है। एक बार्क होती है स्मूथ। इस प्रकार की वॉल में क्रैक्स नहीं होते हैं और ये बिल्कुल चिकनी पाई जाती है, तो इसको कहते हैं चिकनी छाल या स्मूथ बार्क। सेकंड होती है रफ या खुरदरी। नीम होता है ना, नीम में आप देखिए बार्क कैसे होती है, खुरदरी होती है, तो वो होती है खुरदरी बार्क। तीसरा होता है स्केली या शल्क युक्त बार्क। इस प्रकार की बार्क काफी पतली होती है और मौसम के अनुसार ये झड़ती रहती है। जैसे अमरूद का प्लांट होता है, गुआवा प्लांट, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो स्टेम से बार्क होती है वह शल्क या छिलके के रूप में झड़ती रहती है, तो इस बार्क को ये बार्क कहा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ बार्क। इट मे बी स्मूथ बार्क, रफ बार्क एंड स्केली बार्क। इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या होता है? ये वैस्कुलर बंडल है और ये कॉर्टेक्स है। यहां से गांठ के जैसी स्ट्रक्चर बनती है, ये आगे जाकर के फूल जाती है और फूल के कंडक्शन ऑफ वाटर को ये खत्म कर देती है। ये गांठ के जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं टाइलोसिस कहते हैं। तो वुड के अंदर एक गांठ के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, नोट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम टाइलोसिस कहते हैं। जब ये टाइलोसिस बनता है तो ये वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कंडक्शन ऑफ वाटर रुक जाता है और ये ब्लैक कलर की हो जाती है और एक हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के कारण इसको हम हार्ड वुड के नाम से भी जानते हैं। और विंटर में जो बनती है सॉफ्ट होती है, इसीलिए उसको सॉफ्ट वुड भी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनती है
इसको टाइलोसिस कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बनती क्यों है? इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस का डिपोजिशन होता चला जाता है, बहुत से पदार्थों का जमा होता है, लिग्निन, टैनिन, इन पदार्थ का डिपोजिट हो जाए और ये गुब्बारे के जैसी स्ट्रक्चर बना लें तो इसको हम कहते हैं टाइलोसिस। तो स्टूडेंट्स, इसके नोट्स मैं आपको भेज चुका हूँ, आप उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना। इसमें हो सकता है ये एक बड़ा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में टिप्पणी आती है, बार्क क्या होती है, एनुअल रिंग क्या होती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप ध्यान से तैयार करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूनिट थी एनाटॉमी। नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप उसको ध्यान से पढ़ना और प्रॉब्लम क्लासेस में उसको पूछने की कोशिश करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। थैंक यू।